सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। स्वागत है आप सभी का रजाग्राफी के इंटरनेशनल प्राइम टाइम में, जिसमें आपको दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने लेके आते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका को जोरदार झटका पहली बार इतिहास में भारत ने दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान ज़बान में शॉर्ट में आपको देने वाला हूं। उम्मीद करता हूं इस रिपोर्ट को ज़रूर आप देखेंगे, पूरा देखेंगे और रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका को यूएनएससी में तगड़ा झटका भारत ने दे दिया है। जी हाँ, और भारत के साथ साथ पूरी तरह से रूस भी यूएनएससी में अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। भारत ने यूएनएससी में अपने ही वोट से अमेरिका का पूरा प्लान चौपट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको आसान ज़बान में सब कुछ समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों अमेरिका के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया, बहुत आसान से बताऊंगा क्योंकि ये खबर बहुत जो है टेढ़ी है, हमें भी काफ़ी वक्त लगा था इसको समझने में। तो अमेरिका चालाक बहुत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। पूरी दुनिया का बाप बनता है, अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, नए नए कानून लेके आता है और इस बार ये कानून लेके आया क्लाइमेट चेंज का। और उसने क्लाइमेट चेंज को पूरी दुनिया की वैश्विक सुरक्षा से जोड़ दिया, यानी पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों को, क्लाइमेट चेंज को जोड़ दिया कि ये पूरी दुनिया के लिए सिक्योरिटी खतरा है। सिक्योरिटी मतलब जैसे हम अपनी बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी, तो किसी पे भी एन से बीजेपी लगा देती है, समझिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का जो है लगाकर बीजेपी जिस तरह से किसी को भी अंधा कर देती है अपने खिलाफ बोलने वालों को, वैसे ही अमेरिका ने एक नया प्लान शुरू किया कि ठीक है, दुनिया के लिए ये जो पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, ये ख़तरा है। तो अगर ये कानून पास होता तो एक पावर और आ जाती इसके पास, अमेरिका के पास, वो किसी भी देश पर पाबंदी लगा सकता था। भाई ये पोल्यूशन ज़्यादा फैला रहा है, बंद करो इसे, इस पर पाबंदी लगा दो। तो दोस्तों भारत ने पहली बार दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका की चाल को नाकाम कर दिया। हालांकि सारी कंट्री पूरी तरह से अमेरिका के साथ थी। जब भारत ने अमेरिका के इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया तो रूस भी पूरी तरह से भारत के साथ हो गया। और इस बीच में चाइना ने चालाकी ये करी कि उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, मतलब उसने वोट ही नहीं दिया, खामोश रह गया, जिससे भारत को ये फायदा हुआ। कुल मिला के चीन ने चुप्पी साध के भी भारत का ही साथ दिया और आखिर में भारत ने एक छोटी सी स्पीच दी और सीधा सीधा उन देशों को भी आड़े हाथों लिया जो अमेरिका के साथ थे और अमेरिका को लताड़ते हुए और अमेरिका के इस नए प्रस्ताव को स्थगित करते हुए कई सारी बातें कही। Mr. President, let me state in conclusion that there should be no confusion about our determination to combat climate change. We'll always support real climate action and serious climate justice. We will always speak up for the interests of the developing world, including Africa and the Sahel region, and we will do so at the right place, the UNFCCC. I thank you. दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगली खबर है ईरान से। आपको बता दूं कि ईरान को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, यूएन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने बहुत ही बड़ा बयान पेश किया है, बहुत ही बड़ा बयान दे दिया, जिससे अमेरिका और इजराइल के पेट में दर्द बढ़ गया है। जी हां, आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी ने 12वीं रिपोर्ट पेश करी और उस रिपोर्ट में 100 की सीधी बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि ईरान पर लगे पाबंदियों को हटाना चाहिए। अमेरिका के द्वारा फालतू के जो पाबंदियां पेट्रोल, डीजल और तेल पर, आयात और निर्यात पर जिस प्रकार से ईरान पर पाबंदी लगी है, उन पाबंदियों को हटाना चाहिए। ये बात उन्होंने कही और डेट भी दी कि 14 दिसंबर को इस पर बात की जाएगी और यूएन पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा होगा। दोस्तों अब 14 दिसंबर का इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा ही होने वाला है। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल बौखलाए हुए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर है यूक्रेन से, यानी रशिया से। यानी आपको बता दूं कि अब व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, यानी रूस की तरफ से बयान जारी किया गया है कि यूरोप
और अमेरिका यूक्रेन में जंग करवाकर रूस पर पाबंदी लगाना चाहते हैं और इसीलिए अमेरिका बार बार चेतावनी भी दे रहा है, जिससे लोगों को लगे कि अरे अमेरिका ने चेतावनी दी थी, इसके बाद भी रूस ने हमला किया यूक्रेन पे, तो अब तो पाबंदी लगनी ही चाहिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर है अमेरिका से। अमेरिका चीन से बहुत ज़्यादा इस वक्त डरा भी हुआ है और परेशान भी है। नींद उड़ी हुई है चीन की वजह से, क्योंकि चीन की ताकत बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और चीन लगातार अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने यह बात कही है, बड़ा बयान दिया है, प्रूफ आपके सामने लगा रहा हूं। बड़ा बयान ये दिया है कि ब्लिंकन ने कहा कि चीन की ताकत को रोकने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और हिंद महासागर में अपने सैनिकों की तादाद को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही चीन के आसपास जो मुल्क हैं उनसे अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे। यानी ये चीन के लिए बड़ी चेतावनी है। इसी वजह से ब्लिंकन साहब इंडोनेशिया में इस वक्त मौजूद हैं, 7 दिन के दौरे पर हैं। और इतना ही नहीं, इतना बौखलाया और घबराया हुआ है अमेरिका कि इस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री कई देशों के दौरे पर होंगे। लगभग ये पूरा महीना अलग अलग देशों के दौरे पर जाकर चीन के खिलाफ एजेंडा बनाने की बड़ी तैयारी है। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान परेशान हो गया है, चिढ़ गया है राजनाथ सिंह के बयान पर। जी हां, पहले तो आपको बता दूं कि भारत में चुनाव का माहौल है और बीजेपी कभी भी हिंदू मुस्लिम किए बिना और पाकिस्तान और जिन्ना जिन्ना किए बिना आज तक एक कुर्सी भी नहीं जीत पाई है। और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। जहां पर लोगों को अभी याद है समंदर में तैरती लाशें, रोते बिलखते बेरोजगार लोग, 1300 किलोमीटर चलने वाले मजदूर, अपने हाथों पे अपने माँ बाप और भाइयों की लाशें लिए हुए लोग, ऑक्सीजन की कमी भारत नहीं भूला है। इसी में अब भाजपा को चुनाव भी जीतना है तो जाहिर सी बात है और भी जोर लगाकर ये राम राम करेंगे, और भी जोर लगाकर ये मंदिर मंदिर करेंगे, और भी जोर लगाकर ये पाकिस्तान पाकिस्तान करेंगे। लिहाजा राजनाथ सिंह का एक बयान आया था जिस पर पाकिस्तान को बुरा लग गया और पाकिस्तान ने कहा यह मामला भड़काने वाला है, उकसाने वाला है। पहले वो राजनाथ सिंह का बयान आप सुन लीजिए। भारत विरोध की भावना पाकिस्तान में कितनी बलवती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए उनके नाम पर वे अपने मिसाइलों का नाम रखते हैं, घोरी, गजनवी, अब्दाली। उनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने तो आज के पाकिस्तानी भूभाग पर भी हमला किया था, जबकि भारत की मिसाइलों के नाम होते हैं आकाश, पृथ्वी, अग्नि। अब तो हमारे एक मिसाइल का नाम संत भी रखा गया है और कल ही उसका एक सफल परीक्षण हुआ है। मैं इसके लिए डीआरडीओ की पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। भारत देश एक ऐसा देश है जहां के ऋषियों और मनीषियों ने, देवियों सज्जनों, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का यह संदेश हम लोगों को दिया है और उसी संदेश को हम लोगों ने अपने जीवन में स्वीकार किया है। बस अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान कितना होता है। अब इसी बात पर पाकिस्तान ने कहा है कि यह भड़काने वाला मामला है और उत्तर प्रदेश में हताश हो चुकी है। और तो और, यानी पाकिस्तान को ही पता है बीजेपी का एजेंडा, कि पाकिस्तान कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जीतने का कोई भी अनुमान नहीं है, संभावना इनकी कम हो चुकी है, जीतना मुश्किल है। तो ये हमारे अपने आंतरिक मामलों में पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा ये इस्तेमाल पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं कि नेतन्याहू, आपको याद होंगे कौन से पूर्व इजराइल के प्रधानमंत्री, इनका एक मैटर निकलकर सामने आया है। आपको बता दूं कि इजराइल के अखबार के द्वारा ही प्रकाशित किया गया है, जिसमें बताया है कि आईडीएफ के चीफ ने, मतलब वहां के इजराइल की मिलिट्री के चीफ ने बताया है कि ईरान पर हमला करने के लिए हमें अपना बजट बढ़ाना था, तो नेतन्याहू ने 2-2 बार बजट बढ़ाने से रोक दिया। यानी हम खूब गरिया रहे हैं नेतन्याहू को, आप भी गरिया रहे हैं, लेकिन एक बात ये सामने निकल के आई है कि नेतन्याहू कम से कम ईरान पर हमला करने के लिए बजट को बढ़ावा नहीं दे रहा था। लेकिन अब जो बेनेट आया है
इसने आते ही ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए बजट को बढ़ा दिया है। लेकिन अब बता दूं, नेतन्याहू भी अब एडवांस चल रहा है। नेतन्याहू का अब यह बयान देख लीजिए, द टाइम्स ऑफ इजराइल में यह खबर आई है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर हमला करने से पहले अगर अमेरिका को बताएंगे ये तो बहुत बड़ी भूल होगी। समझिए, नेतन्याहू का कहने का मतलब यह है कि ईरान पर हमला कर दो बिना अमेरिका को बताए। इसके दो वजह है दोस्तों। पहली वजह यह है कि अमेरिका पहले ही मना कर चुका है कि ईरान पर हमला मत करना। अगर बता दिया, पहली बात तो अमेरिका रोकेगा इजराइल को, दूसरी बात मदद नहीं करेगा इजराइल की। समझ रहे हैं, क्योंकि फिर ईरान अगर बौखला गया तो उसकी मिसाइलें अमेरिका को भी निशाना बना सकती हैं। दोस्तों, यूएई ने इजराइल को गले लगाया और आपने वो रिपोर्ट देखी ली होगी। कल मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से बेनेट, इजराइल का प्रधानमंत्री, जिंदगी में पहली बार अरब मुल्क पहुंचा है और अरबियों ने यानी यूएई ने अपने सीने से लगाया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोई भी अभी मुस्लिम मुल्क ऐसा नहीं खड़ा हुआ जिसने यूएई का इस काम का विरोध किया, लेकिन सिर्फ आखिर में एक ही खड़ा हुआ जिसका नाम है ईरान। लोग कहते हैं कि मैं ईरान को सपोर्ट करता हूं। अरे ईरान कुछ गलत करे तो हम गरियाएं, हमारे मामू का लड़का थोड़ी ना है ईरान, है या तुम्हारी फुप्पो थोड़ी ना है कि हमसे तो ईरान से चिढ़ है। तब ये लग जाते हैं, पता नहीं ईरान का नाम ले दो। मतलब ये इसलिए है क्योंकि वहाँ शिया समुदाय के लोग हैं और हम आपस में मर ही इसलिए रहे हैं। हमारी हालत कुत्ते जैसी क्यों है? क्योंकि हम यही सब करने में उलझे हुए हैं। वैसे जाहिलों को यही नहीं पता, कल तक तालियां बजा रहे थे अजरबैजान जिंदाबाद, अजरबैजान। बाद में अब पता चला कि अजरबैजान में खुद 90% शिया है। लो उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे, है? तो ये शिया सुन्नी का मैटर है भाई साहब, और ये जब तक चलेगा तब तक मुस्लिम कामयाब नहीं हो सकते। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मुसलमान आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब सुनिए दोस्तों, अब ये जो बुरा लगता है कि ईरान ये, ईरान वो, ईरान ये, ईरान, अरे मेरे भाई, जो काम ईरान कर रहा है कोई और मुल्क बता दो कर रहा हो तो। तुर्की तो फिर भी बीच में डोल जाता है कहीं ना कहीं। अभी तो लेटेस्ट बयान मैंने सुनाया था कि एर्दोगान ने कहा है हम इजराइल से संबंध ठीक करेंगे अगर वो फिलिस्तीन के ऊपर हमले करना बंद कर दे, सॉल्यूशन निकाल दे। लेकिन उन्होंने अगर मगर का इस्तेमाल किया। कम से कम ईरान के पास तो अगर मगर भी नहीं है। ईरान ने कहा है कि हम किसी भी हालत में इजराइल और अमेरिका से दोस्ती कर ही नहीं सकते। ये होता है ईमान, समझ में आई। और एक यूएई है, अरबियों की बहुत पूजा करते हैं लोग। अभी जब जमात को बैन किया वहां पर, तो भारत के बहुत सारी संस्था और ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई और हर जगह आके एक पैराग्राफ कॉपी पेस्ट अंधभक्तों की तरह करने लगी और सफाई देने लगे कि नहीं, जमात को बैन नहीं किया, दो संस्थाएं हैं उनको बैन किया है, उनको बैन किया है। कितना चाटोगे तुम सऊदिया को, कितना? ठीक है, सऊदी अरब बेहतरीन है, वो हमारे नबी का शहर है, लेकिन बात वहां की सरकार की है। सोच के देखो, सलमान खान वहां जाता है, नाचता है, एक्टर जाते हैं, अय्याशी होती है, दारूबाजी होती है, तब तुम्हें नजर नहीं आता कि हमारे नबी के शहर में क्या हो रहा है। सारी चिढ़ तुम्हें ईरान से है। दूसरी बात और देख लिए, दोगलापंथी की इंतहा। सऊदी अरब में सलमान खान जाता है और उसके हाथों का प्रिंट लिया जाता है, पत्थर पर प्रिंट लिया जाता है, उसको फ्रेम करके सारी जिंदगी ताकयामत रखा जाएगा म्यूजियम में। वाह, बहुत बढ़िया। ये कौन सा है भाई? नबी है, ये बहुत बड़ा दीनी काम कर रहा है कौन? सलमान खान। ठीक है भाई, बॉलीवुड लाइन का है, आप फैन है, हम फैन है, हम भी फैन है, सारी दुनिया फैन है। लेकिन समझ रहे हो, जहां आप ये कहते हो कि सऊदी अरब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान है, सऊदिया मुसलमानों का लीडर है, तो मैं सऊदी की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं। तो वो सरकार नचाती है लोगों को, नचनिया, दुनिया भर की नचनियाओं को बुलाकर नचाया जाता है। उसी नबी के शहर में नंगा नाच होता है। तब इन मुसलमानों की जो लंबे लंबे चिट्ठे लिख रहे हैं कि नहीं, जमात बैंड तो नहीं किया है,
तब इनकी जबान पेट में जाके ऐसे पीछे से बाहर निकल जाती है, तब नहीं बोला जाता। हक बोलना सीखो। अगर तुम्हारे दिल में कुरान है और दिल में ईमान है तो तुम्हें किसी की पूंछ बनने की जरूरत नहीं है, समझे। हमारा आइडियल सिर्फ, मुसलमानों का आइडियल सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए। आई बात समझ में? मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब चप्पल पूरी दुनिया मारेगी मुंह पे तब समझ में आएगी, अभी तो नहीं आएगी। इसीलिए कहता हूं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मुसलमान पीछे इसीलिए है। असद साहब को दुनिया जानती है, असदुन ओवैसी साहब को। वो क्या शिया सुन्नी करते? नहीं करते। जब तक ये शिया सुन्नी होगा, तुर्की देख लो, शिया सुन्नी करता है? नहीं करता। अजरबैजान में शिया सुन्नी होता है? नहीं होता। जो भी आगे बढ़ रही है कंट्री और जो भी कम्युनिटी आगे बढ़ रही है, जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है, वो सबको लेके बढ़ रहा है। कामयाबी का रास्ता वही आसान है जहां पर एक दूसरे का हाथ थाम के चलो। कोई गिरने लगे तो तुम उसे सहारा दे दो, ये नहीं कि अरे ये तो वो है, अरे ये तो काफिर है, अरे ये तो वो है। अरे जब अपने कलमा पढ़ने वाले के तुम नहीं हो सकते तो फिर हिंदू तो कहेगा ही ना कि ये खुद आपस में मुसलमान एक दूसरे के नहीं है तो हमारे क्या होंगे। अब आप देख लीजिए, वही ईरान खड़ा हुआ, यूएई के खिलाफ बोला और बोला कि ये यूएई ने जो किया है ये फिलिस्तीन की पीठ में छुरा है, फिलिस्तीन के खिलाफ ये कदम है और सारी दुनिया के मुसलमान इसको याद रखेंगे। 70 सालों से इजराइल ने जो जुल्म किया है फिलिस्तीनियों पर हम नहीं भूलेंगे, कोई नहीं भूलेगा। ये किसने कहा? ईरान ने कहा। अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती भी आपको याद होगी। अब दोस्ती खत्म हुई है तो ट्रंप ने पोल खोल दिया है, बताया है कि नेतन्याहू कभी फिलिस्तीन में अमन शांति चाहते ही नहीं थे। समझिए किस तरह से जुल्म किया गया था, लेकिन दुनिया खामोश थी और नेतन्याहू को भारत में पूजने वाले लोग भी मौजूद थे। आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर यह है कि तुर्की ने अपना एनवॉय यानी अपना एक नेता बातचीत करने के लिए अपॉइंट किया आर्मीनिया के लिए। इसके बाद आर्मीनिया ने भी अपना एनवॉय तैयार कर लिया, अपॉइंट कर लिया तुर्की से बात करने के लिए। यानी अब आर्मीनिया और तुर्की के हालात काबू में हो सकते हैं। अब अमेरिका का देख लीजिए, अमेरिका किसी का नहीं है भाई साहब, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। क्यों कहता हूं मैं, सुनिए, फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं, खुद ही पढ़ लीजिए, हिंदी आती है तो। काबुल में ड्रोन हमला हुआ था और कहा गया था हमने आतंकवादियों को मारा है, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि वो आम नागरिक मारे गए थे। और आम नागरिक यहां कम बताए गए हैं, 14 आम नागरिक मारे गए थे। अब उन 14 आम नागरिकों को मारने पर सेना को, अमेरिकी सेना को कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, अमेरिका ने मना कर दिया है। दोस्तों, इसी के साथ पेगासस आप भूले नहीं होंगे। पेगासस इजराइल की सबसे खतरनाक कंपनी जो कि पूरी दुनिया में तबाही मचा चुकी है, इसको बड़ा झटका लगा है। और झटका क्या, ये साजिश भी हो सकती है। पेगासस अब कोई भी काम नहीं कर सकती, बेच नहीं सकती अपने सॉफ्टवेयर को, क्योंकि इसको खरीदने के लिए अमेरिकी कंपनी आगे आ चुकी है और ये बहुत जल्द अमेरिका पहुंच जाएगा। इसके साथ बड़ी खबर आपको बता दूं, जल्दी जल्दी की पाकिस्तान ने ओआईसी की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है, उसके अंदर तालिबान को भी इनवाइट किया गया है और ये मीटिंग 19 दिसंबर को होने वाली है पाकिस्तान में। ईयू के कुछ सदस्य और वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि S-400 भारत आ चुका है। इसी के साथ अब S-500 लगातार बना रहा है रशिया। किसी भी देश को अभी बेचा नहीं है, लेकिन रूस ने ऐलान किया है कि S-500 का सबसे पहला खरीदार भारत हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, भारत के दुश्मनों की नींद उड़ चुकी है और दुनिया चाहती है, जो भारत के दुश्मन है खासकर अमेरिका, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि S-500 भारत को मिले। देखना यह है कि अब क्या होता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।